नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनोज मनु। 11 एयरबेस गवाह हैं। पाकिस्तान हो गया तबाह। यह तब कहा जा रहा है जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारतीय सेना ने धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान के 11 एयरबेस के रनवे को गड्ढे में तब्दील कर दिया। भोलारी एयरबेस, सुकरूर एयरबेस, जकुकावा, रहीम यार, तमाम ऐसे एयरबेस हैं जो पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को मलबे में बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है जिसका दर्द पाकिस्तान की कई पीढ़ियां महसूस करेंगे। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अब भारत की ओर नजर उठाकर देखने की कोशिश की तो अंजाम वो होगा जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सुधरेगा, आतंकवादियों के भारत के हवाले करेगा? और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कई डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट है जो आपके लिए है, गौर से देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी का जोश हाई है, हिंदुस्तान की सेना का जोश हाई है, पूरे देश का जोश हाई है। ये जोश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का है। ये उत्साह पाकिस्तान को तबाह करने पर उमड़ा है और ये उत्साह तब कई गुना और बढ़ गया जब पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले, पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को खंडहर में बदलने वाले हिंदुस्तान के वीर सपूतों से मिले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत के जिन सपूतों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी गढ़ी, उनसे मिलने आज पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। जवानों का हौसला बढ़ाया, उनका हालचाल जाना और इसी एयरबेस से पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। पीएम आदमपुर एयरबेस पर करीब 1 घंटे तक रहे। इस दौरान उन्होंने एक ओर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया तो दूसरी ओर पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस पर S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया है, लेकिन तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम साफ नजर आ रहा था, जिससे साबित हो गया कि पाकिस्तान का S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत था। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इरादे को मिट्टी में मिला दिया। हिंदुस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही खाक कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक पाकिस्तान के 11 एयरबेस तक सुनी गई। भारतीय सेना की मिसाइलों ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, चकवाल के मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस, सिंध के सक्खर एयरबेस, कसूर के चूनिया एयरबेस, कराची के पास भोलारी एयरबेस, रहीम यार खान फॉरवर्ड बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। इन एयरबेस को खंडहर में बदल दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी इस दर्द को महसूस करती रहेंगी, ऑपरेशन सिंदूर का सूद चुकाती रहेंगी। अनुमान है
पाकिस्तान एयरफोर्स का करीब 20 से 30% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुल्ला मुनीर की सेना में उस वक्त खलबली मच गई, शहबाज की धड़कनें बढ़ गई जब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने के ठीक पास भारत ने ताबड़तोड़ हमला कर इलाके को धुआं-धुआं कर दिया। That Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है, अगर उसने कोई भी हिमाकत की तो उसकी तबाही तय है। आतंकियों को संरक्षण दिया तो पाकिस्तान की बर्बादी तय है। सेना ने साफ कर दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। सिर्फ बॉर्डर वाले इलाके ही नहीं, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को मलबे और गड्ढे में बदल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक एयरबेस पर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक सबूत दिखाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान पहले तो पिटा और पिटने के बाद वो पाकिस्तान में विजय जुलूस निकाल रहा है। वो पाकिस्तान की जनता को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने क्या किया, लेकिन भारत भी उसके सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखा रहा है कि देखिए हमने क्या किया और ये उसके सबूत हैं। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारतीय सेनाओं ने किस तरीके से धुआं धुआं किया है, एक बार उनके नाम मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि मुरीद एयरबेस, स्कार्दू एयरबेस, नूर खान एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, रफीदी एयरबेस और पसरूर एयरबेस, चुनियान एयरबेस, सरगोदा एयरबेस, सुकरूर एयरबेस, जकोबाबाद एयरबेस और भोलारी एयरबेस, ये तमाम वो एयरबेस हैं जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा है और एक आकलन के मुताबिक करीब 10,000 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ये तो वो नुकसान है जो एयरबेस पे हुआ है, बाकी के नुकसान की तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते। और पाकिस्तान की एफडी, पाकिस्तान की पूंजी आतंक और आतंकवाद है। 100 आतंकवादी मार गिराए हैं, पाकिस्तान बिलबिला रहा है। आतंकवादी संगठन परेशान है क्योंकि जिस सेना के ऊपर वो भरोसा करते हैं उनका भी भरोसा उठ गया है और भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि पाकिस्तान अब अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ ना करे। डबल गेम नहीं चलेगा, आतंक और आतंकवाद नहीं चलेगा और सेना उनकी रक्षा नहीं करेगी। ये तमाम एयरबेस इस बीच बड़ी खबर आपके सामने कि आदमपुर एयरबेस में जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने सिर्फ सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है, पाक ने दुस्साहस दिखाया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, जवाब अपनी शर्तों पर देंगे और अपने तरीकों से देंगे। सुनिए क्या कहा। भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले टीपी त्यागी साहब के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। त्यागी साहब, जिस तरीके से भारत ने ये सबूत दिखाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान बेमतलब में विजय जुलूस निकाल रहा है, तो अब विजय जुलूस निकाल रहा है तो उसका जुलूस निकालने के लिए हमें भी कुछ दिखाना पड़ेगा कि यह पाकिस्तान का असला जुलूस है। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ झलकियां दिखा दी जिससे कम से कम इतिहास की तारीखों में दर्ज होगा। अब ये झलकियां बताती हैं कि यह भारत की उपस्थिति है
और ये उपस्थिति यहीं पर रुक के खत्म नहीं होगी। बस अब इस बार आतंक का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान की सरजमी और सेना का हुआ, सरकार का हुआ, तो ये तस्वीर इससे ज्यादा भयानक हो सकती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छे से दिखा दिया और बगैर नाम लिए दिखा दिया और बगैर बताए हुए बता दिया और खाली पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को बता दिया। जिस आदमपुर हवाई अड्डे को नष्ट करने का पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए दावा कर रहा था और जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यानी हमारे सुदर्शन चक्र को बर्बाद करने का दावा फिर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने विजय जुलूस का आधार बनाने के लिए कर रहा था, उन दोनों का इतना बेहतरीन माकूल जवाब दिया अपने व्यस्त कार्यक्रम को छोड़ के। हमारे लोकप्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, वहां जवानों से मिले और पहला तो वो पहुंचे ही शायद एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से थे जिसने उस एयरफील्ड के ऊपर लैंडिंग किया और फिर बैकग्राउंड में S-400 भी तैनात दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का सफेद झूठ, हालांकि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से झूठ ही बोलता रहा है, उसके कई झूठ हम गिना सकते हैं, पर खैर यहाँ जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में जो उसने झूठ बोला कि साहब हमने हिंदुस्तान को इतना बड़ा नुकसान दिया है, उस नुकसान का ऐसा सबूत जिसकी कोई काट ही नहीं है जी। और दूसरा ये कि जो वहाँ पे एयरमैन थे और जो आर्मी मैन थे, यानी कि बेसिकली एयरफोर्स के ऑफिसर्स और जवान, उनको भी साथ मिलके, देखिए मैं एक कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ, अगर मैं अपने किसी सिपाही के कंधे पे हाथ रख दूं तो वो इतना खुश हो जाता है और वो जान देने को तैयार हो जाता है। सिविल में लोग बाग लिखित ऑर्डर को भी नहीं मानते, लेकिन मिलिट्री में इस किस्म का मोटिवेशन होता है कि एक कमांडिंग ऑफिसर के कहने पे फ्रंट लाइन पे सिपाही जान देने को तैयार हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आज प्रधानमंत्री ने जैसे एक नौसैनिक के कंधे पे हाथ रखा, क्या लगा था? ऐसा लगा, उसके लिए ऐसा लगा कि जैसे जिंदगी की बड़ी पूंजी पाली उसने। एक पूरे इतने बड़े राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर और एक सिपाही के कंधे पे हाथ रखते हैं, मोराल बढ़ाने का इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। इन्हीं के आज प्रधानमंत्री ने अपनी सेनाओं का मोराल भी बढ़ाया, उनको धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। पाकिस्तान ने इसके अलावा और भी कई प्रोपेगंडे किए हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमने तो जम्मू के एयरफील्ड को उड़ा दिया, हमने उधमपुर के एयरफील्ड को उड़ा दिया। अब जब जम्मू के एयरफील्ड को उड़ा दिया तो सबूत मांगे गए, तो उन्होंने कहा ये लीजिए, ये सैटेलाइट इमेजरी की तस्वीर है। अब वो सैटेलाइट की इमेजरी को, तस्वीर को जब गौर से देखा गया तो उसमें एक काला गोल बना रखा है और वो जो काला गोल स्पॉट बना रखा है वो किसी फोटोशॉप से करवाया गया है। लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन भी इंटेलिजेंटली नहीं करते। इनको ये मालूम नहीं कि अगर कहीं पे रनवे पे या एयर स्ट्रिप के ऊपर बम पड़ा होगा तो उसके साथ में जो आसपास की सॉइल है, जो धरती है, जो मिट्टी है, उसमें भी डिस्टरबेंस हुआ होगा, वो भी उबड़ खाबड़ हुई होगी। वो तो कहीं थी नहीं, तो खाली वो ब्लैक स्पॉट से ये कह देना कि सैटेलाइट इमेजरी में देख लीजिए साहब हमने तो जम्मू को एयरफील्ड को उड़ा दिया। ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड एग्जैक्टली इट इज इंटैक्ट ऑन द ग्राउंड। तो बार बार एक नहीं, हर तरह से ये पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। दरअसल में जब इसका जन्म हुआ था तब भी इसने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन से झूठ बोला। इसने कहा कि J&K में साहब हमारी फौज नहीं है, बाद में पता लगा कि पाकिस्तान फौज वहां पे थी। साजिद मीर को इसने कहा जी मर चुका है, बाद में पता लगा कि वो जिंदा था। कारगिल के अंदर इनकी डेड बॉडी थी सिपाहियों की, तो कहने लगे हमारे सिपाही नहीं है। जब उनकी जेब में से आइडेंटिटी कार्ड निकले। इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी है त्यागी साहब कि वो झूठ पर झूठ बोलता रहता है और भारत से ही झूठ नहीं बोला, बल्कि कई बार जब बलूच के जो लड़ाके हैं
बलूच के जो उस समय के कबीले के सरदार थे, उन्हें भी झूठ बोलकर पहाड़ी से नीचे बुलाया, कुरान की कसम खाई, और जब वो नीचे आ गए तो उन सबको मार दिया। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहता है। वो तमाम सारी तस्वीरें उसके साथ बनी हुई है। मयंक चौबे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मयंक जी, दशकों बाद ऐसा तनाव भारत पाक सीमा पर देखा गया और उसकी वो तस्वीरें भी देखी गई, लेकिन तबाह हुआ पाकिस्तान का और बता रहा है भारत का, अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। देखिए, जैसे कि कर्नल त्यागी ने बताया, पाकिस्तान जो है वो देश नहीं, अब तो मैं कहता हूं अपने आप में झूठ का पुलंदा है। आप पाकिस्तान की एक चीज उठाइए, आपको एक झूठ उजागर हो जाएगा। जैसे कि त्यागी सर बोल रहे थे रनवे को डिस्ट्रॉय करने का, तो मैं आपके दर्शकों से साझा करता चलूं, जब रनवे डिस्ट्रॉय किया जाता है तो रनवे को डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका होता है। देखिए, रनवे का अगर 1/3 पोर्शन पे अगर आप डिस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वहां ना तो एयरक्राफ्ट वहां से टेक ऑफ कर सकता है और ना ही लैंड कर सकता है। भारत ने अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए उन स्पॉट्स को जाकर डिस्ट्रॉय किया जिससे पाकिस्तान की एयरफोर्स ना तो टेक ऑफ कर सकती है, और अगर उनका प्लेन, मेरे ख्याल से कोई एयरबोर्न तो था नहीं, डर के मारे, अगर होगा भी तो लैंड नहीं कर सकता। तेल वैसे ही उनके पास में खत्म था। हमने चुन चुनकर उनकी सारी फैसिलिटीज को खत्म किया। पाकिस्तान के पास जहां तक मेरा अनुमान है 21 एयर बेसेस मौजूद हैं, 13 एयर बेसेस उनके फ्लाइंग बेसेस हैं और 8 एयर बेसेस उनके नॉन फ्लाइंग बेसेस हैं। फ्लाइंग बेसेस वो बेस होते हैं जिससे ऑपरेशनली विमान टेक ऑफ करते हैं और उतरते हैं पीस और किसी भी ऑपरेशनल टाइम में। जो आपके नॉन फ्लाइंग बेसेस होते हैं वो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स हो सकते हैं, मेंटेनेंस सेंटर हो सकते हैं, या किसी मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए कोई सेंटर बनाया जा सकता है। हमने चुन चुन के उनके एयर बेसेस को क्लिनिकली क्लियर किया। एयरपोर्ट जो कि हमने क्लियर किए, उसके पीछे एक सोची समझी मंशा थी। ऐसे ही जाकर हमने कहीं रॉकेट दाग भी दिए। आपके स्क्रीन में सबसे ऊपर था स्कार्दू का एयरबेस। स्कार्दू का एयरबेस जो है वो गिलगिट बल्तिस्तान के इलाके में स्थित है। ये वो एयरबेस है जब हमने बल्कि मुझे तो लगता है कि मयंक साहब, चूंकि आप बता ही रहे हैं तो हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर चलकर एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, क्योंकि उसको अगर हम बेहतर तरीके से समझे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो खास तरीके से मयंक चौबे साहब बता रहे थे कि जो 21 के आसपास आपने बताया कि 21 के आसपास उसके एयरबेस है, 13 के आसपास वर्किंग में है, 8 अभी वर्किंग में नहीं है। लेकिन भारत ने अगर वहां पर स्ट्राइक की, भारत ने अपनी मिसाइल से उनको बर्बाद किया, तो कितना नुकसान हुआ है और उनके कौन सा एयरबेस, पाकिस्तान का कौन सा एयरबेस किस काम का था और क्या काम कर सकता था, इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे साहब मेरे साथ मौजूद। मयंक जी आइए, मुझे लगता है कि थोड़ा दर्शकों का अगर हम समझाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस एयरबेस को कैसे नुकसान पहुंचाया गया। आप यहां आ जाइएगा। अब ये तमाम आप देखें कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस है मयंक साहब, और इन 11 बेसेस में किस एयरबेस की क्या खासियत है, हम मुरीद से शुरू करते हैं। मुरीद के बारे में बताएं। मैं चाहूंगा कि मैं मुरीद से शुरू कर देते हैं जी। मुरीद जो है वो चकवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब में स्थित है। अच्छा। इस एयरबेस की खासियत है यहां से वो ड्रोन्स चले हैं जो भारत की तरफ उड़कर आए थे। अच्छा, वो यहीं से चले थे? जी हाँ, ठीक है। ये एयरबेस जो है यूएवीज और यूकैव्स यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स को बैन करता है। जी। दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं वो टोही होते हैं, जाके कैमरा लेके जाते हैं, ऊपर उड़ के सर्वे करते हैं, फोटो खींचते हैं और वो इंटेलिजेंस जो है वो नीचे बेस तक पहुंचाते हैं। ओके। यूकैव जो होता है वो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होता है, यानी उसमें आदमी नहीं बैठा है परंतु वो कॉम्बैट के काम में आता है। यानी वो या तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है या उसके ऊपर कोई पेलोड होता है जो जाके बम इत्यादि जो है वो टारगेट पे गिरा सकता है। ये दोनों में बेसिक फर्क रहा। मुरीद एयरबेस में ये दोनों के दोनों मौजूद थे। ये मुरीद एयरबेस जो है ये इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दक्षिण में। अच्छा जी, वो आपका लाइन यहां तक मैं समझ गया। हाँ। जी। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि यूएवी और यूकैव का बता दिया प्राइमरी बेस है। ये नॉर्दर्न कमांड के अंडर में आता है और इसमें मात्र एक एस्फाल्ट का रनवे है। ओके। यानी कि अगर आप इस पर अटैक करते हैं
और आप उसके एक रनवे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसके पास में बगल में कोई पैरेलल टैक्सीवे नहीं है, तो आपके यूएवी यूकैट जो है वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, नहीं सकते वहां से। जो कि वहां से रनवे की मदद से टेक ऑफ करते हैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं या तो गुलेल की तरह से फायर भी हो सकते हैं या फिर रनवे पे दौड़ के भी फायर हो सकते हैं, कई तरीके से ये उड़ते हैं। अब दूसरे एयरबेस पे चलते हैं। स्कार्दू जी। स्कार्दू एयरबेस जो है वो गिलगिट बल्तिस्तान में स्थित है। ये वो एयरबेस है जो कि नॉर्दर्न एरिया में ऑपरेशंस में हमेशा काम आता है। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एयरबेस है और यहां से 1999 में जो हमने कारगिल ऑपरेशंस अंडरटेक किए थे, जी। पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था वो इस एयरबेस के थ्रू दिया था। भारत हर ऑपरेशन में सबसे पहले स्कार्दू एयरबेस को पकड़ता है कि इसको निपटाना है। जी। सन 71 में भी हमने सबसे पहले इस एयरबेस को नेस्त नाबूद किया था। तो ये- इससे पाकिस्तान किस तरीके से पंगु हो जाएगा? देखिए, स्कार्दू एयरबेस है वो हमारे जम्मू कश्मीर एरिया के बिल्कुल ठीक ऑपोजिट लगा हुआ है, नॉर्दर्न एरिया में। जी, जी। यानी कि कारगिल लेह वाला एरिया देख रहा है। इसके पंगु होते ही हमारा नॉर्दर्न कमांड का जो ऊपर का इलाका है वो एक तरीके से सेफ हो जाता है। सेफ हो इससे। जाता है। जी। इसके बाद नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस जो है इसका पुराना नाम है चकलाला एयरबेस। जी। तो कई दर्शक ऐसे बोलते हैं कि चकलाला एयरबेस तो डिस्ट्रॉय कर दिया, नूर खान को डिस्ट्रॉय नहीं किया। हाँ। तो चकलाला एयरबेस और नूर खान एयरबेस जो है वो एक ही एयरबेस एयरबेस है। के दो नाम हैं। जी जी। सियालकोट एयरबेस। चकलाला से आगे बढ़ जाऊं? हाँ, नहीं, बढ़ सकते। चकलाला जो है रावलपिंडी के पास में है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। अच्छा। देखिए, जितने भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं वॉरहेड को छोड़ के उसके आसपास, जैसे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां में इनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स को असेंबल किया जाता है। ओके। इनका काहुता प्लांट है, काहुता में इनका यूरेनियम प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग होता है। इस प्रकार से इसकी इर्द गिर्द 5 ऐसी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि आपके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम में काम आती हैं। जी। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नूर खान एयरबेस। ओके। इसके बाद आगे जी। सियालकोट एयरबेस। सियालकोट एयरबेस अगेन पंजाब में है। ये बेसिकली एक आर्मी एविएशन बेस है। ओके। यानी आर्मी जो होती है उसके पास में अपने हेलीकॉप्टर्स होते हैं। ये एयरबेस आर्मी को केटर करता है बेसिकली। ये इसकी अहमियत है, यानी आर्मी को जो डायरेक्ट सपोर्ट एयर देती है वो यहां से उड़ते हैं। नेक्स्ट आया आपका। इसके बाद रफीकी एयरबेस है, चुनियान एयरबेस है, पसरूर एयरबेस है। जी। किसके बारे में बताएंगे? रफीकी एयरबेस जो है ये शोरकोट एरिया में स्थित है और झंग डिस्ट्रिक्ट आता है पंजाब का, जी। वहां पर स्थित है ये करीब इस्लामाबाद से 337 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसकी खासियत ये है कि इसके पास में एक एसफाल्ट रनवे है, साथ में पैरेलल टैक्सी वे भी है। अच्छा जी। तो अगर आप रनवे को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इमरजेंसी पड़ने पर टैक्सी वे को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के जी। लिए। तो कुल मिलाकर ये इनमें से अब बाकी में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अभी सब इंपॉर्टेंट थे। देखिए, इस समय रफीकी हाँ, एयरबेस जल्दी में- जल्दी बताएं। अच्छा, JF-17 जो है ब्लंडर जी। वो यहां पर रखा जाता है रफीकी में। रफीकी में। ओके। मिराज भी रखे जाते हैं यहां पर। जी। जी। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा है आपका? सरगोदा एयरबेस। हाँ, सरगोदा। सरगोदा एयरबेस जो है बहुत खबरों में रहा है बिकॉज ऑफ द किरना हिल्स प्रोजेक्ट। ओके। यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर किरना हिल्स है। सरगोदा एयरबेस में F-16 विमान होता है। F-16 विमान आपके न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकता है। यहां पर आपने किरना एयर हिल्स में अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए थे। ओके। जी। सकरू। हाँ, सखर एयरबेस अगेन ये सिंध में स्थित है सखर, और नॉर्दर्न सिंध में आता है। और ये एक एयरबेस ऐसा है जहां पर कि सिविल और मिलिट्री दोनों को केटर करता है ये। ओके। जी। जकोबाबाद एयरबेस और बोलारी। जकोबाबाद एयरबेस और बुलारी। जकोबाबाद एयरबेस जो है जी। वो आपका सिंध प्रांत में है जी। और बलूचिस्तान की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। ठीक है। जकोबाबाद एयरबेस जो है वो केटर करता है किस लिए? चंगी हिल्स के लिए। चांगी हिल्स में इनके वॉरहेड का जखीरा रखा जाता है। और जकोबाबाद एयरबेस को भी हमने नेस्त नाबूद कर दिया। बोलारी। बुलारी एयरबेस जो आता है हमारे जस्ट ऑपोजिट बीकानेर की लाइन में, राजस्थान की साइड। राजस्थान की साइड में आता है। बुलारी एयरबेस पर हमने स्ट्राइक किया था क्योंकि यहां पर इनका एवैक्स वेपन सिस्टम स्टोर था। ओके। तो हमने सीधा हैंगर पे चोट करी और उस हैंगर में 40 लोग अंदर काम कर रहे थे, 12 लोग बाहर थे। उन 40 में से 5 जो है वो इंजर्ड हुए। इंजर्ड में एक ऑफिसर था, फ्लाइंग ऑफिसर शरूश या कुछ ऐसी नाम था, उसके बेचारे के बाएं पैर में चोट लगी, वो हॉस्पिटल में। 3 टेक्नीशियन से 4 टेक्नीशियन से वो भी हॉस्पिटल में। एक उनका स्क्वाड लीडर था यूसुफ, वो मारा गया इसमें।
और अभी भी बॉडीज उनकी मलबे में से निकल रही है। अभी निकल रही है। बहुत बेहतर तरीके से मयंक चौबे साहब ने बताया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है सीडीएस अनिल चौहान ने। अनिल चौहान साहब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी देने गए थे और दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक मुलाकात हुई है। आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से मुलाकात की है सीडीएस अनिल चौहान साहब ने। इससे पहले आपने देखा होगा जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने गए थे और ये प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति चूंकि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख होते हैं, हमारी भारतीय सेनाओं के प्रमुख होते हैं, इसलिए उस प्रोटोकॉल के तहत देश के प्रधानमंत्री ने अपनी देश की सफलता की, सेनाओं की सफलता की जानकारी दी। इस बीच मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर जी, देश के प्रधानमंत्री ने सबूतों के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान झूठ बोलता रहता है, प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन जनाब देखिए जो प्रोपेगेंडा वो कर रहा है कि हमने भारत के एयरबेस तबाह कर दिए, भारत का ये नुकसान कर दिया है, देखिए जीती जाती तस्वीरें हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो 11 एयरबेस है उन 11 एयरबेस के बारे में वो जिक्र नहीं कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि किस तरीके से हमने यहां पर धूल चाटी है। मनोज, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, सॉरी सुबह, मैं जहाँ पे हूँ सुबह का समय है जी। हिंदुस्तान में शायद शाम का टाइम है जी। वो कभी नहीं करेगा, पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है आज के दिन में वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। उसके पास जो इंटर्न्स हैं, प्रो बोनो काम करते हैं बच्चे, क्लास 12 ग्रेजुएट के, उनके पास तनख्वाह, फौज को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन तो दूर की बात है। तो ये बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको लेके वो आईटी लैब, DGISPR का आईटी लैब है, वहाँ पे वो काम कराते हैं, नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और नैरेटिव बिल्ड में जहाँ जहाँ पे उनकी फेलियर हुई है वो फेलियर को सक्सेस परिवर्तन करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वही है। ये जो 11 एयरफील्ड है, मैं यूरोप होके आ रहा हूँ और काफ़ी जगह मैं घूम रहा हूँ, जगह जगह सबका व्यू सुन रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन में ये तो सब हिंदुस्तान के खिलाफ, कोई नहीं खड़ा रहेगा। हिंदुस्तान को लड़ाई अपने दम पे ही करना पड़ेगा ना। USA हो सकता है रशिया आ जाए और इजराइल आ जाए हमारे साथ, कोई नहीं। सबका जो बयान है, सबका झुकाव पाकिस्तान की तरफ, मेरे को ये महसूस हुआ, और हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं साबित करना चाहता हूँ, जो अभी कर्नल साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या किए हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि इट इज अ स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग टू पाकिस्तान। कैसा है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, कैसा है? ये जो 11 एयरफील्ड में पिन पॉइंटेड टारगेट, कहीं पे रडार, कहीं पे गन सिस्टम, कहीं पे एक पर्टिकुलर हैंगर, तो पिन पॉइंटेड, उनको ये हम कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो 11 के 11 एयरफील्ड है, विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज, इंटेलिजेंस हमारे पास जबरदस्त है, और हमारा नेविक सिस्टम, ये सब बेखूबी एक बुनियादी अचीवमेंट है हिंदुस्तान का। टेक्नोलॉजी की माहिरता जो है हमारा, जब से ये GPS बंद किए हैं, अमेरिका ने बंद किया था कारगिल लड़ाई के समय, तो तब से हिंदुस्तान ने नेविक सिस्टम को डेवलप किया है। GPS का अगर CP, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर 5 मीटर है, तो हमारा जो 3 मीटर से कम है, कोई कोई जगह आपको मिलेगा 1 मीटर की वो CP मिलता है। तो इतना स्पेसिफिक पूरा विश्व में मेरे ख्याल से, जितना मुझे जानकारी है, ऐसा काबिलियत कोई देश के पास नहीं है। तो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ जब आप किसी टारगेट को एंगेज करते हैं और आप ये कहते हैं, मैसेजिंग होता है कि भैया इस बार पिन पॉइंटेड हो रहा है, अगले बार रावलपिंडी में आपको जो टैप ऑफ टेररिज्म विल शट परमानेंटली। टैप ऑफ टेररिज्म कौन है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। अगर पहलगाम का कांड जो है, इसकी आर्किटेक्ट क्या है, कौन है? मेरे विचार के मुताबिक, मैं करीब 100 लोगों से मिल चुका हूं, थिंक टैंक से इंटरेक्ट कर रहा हूं मैं, यही उभर के आ रहा है। ये इनकी चाल है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, ये बुनियादी चाल है। ये कुछ करना चाहते हैं। हर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब पाकिस्तान में आते हैं, उनके सामने एक लिंगरिंग, एक लिगेसी चैलेंज होता है, चुनौती। वो चुनौती क्या है? एक है सिविल गवर्नमेंट, और दूसरा होता है उनकी सिविल पॉपुलेशन। आज के दिन में जो चीफ आर्मी का जो इमेज है, पाकिस्तान का आर्मी का इमेज काफी लो चल रहा है, क्योंकि इनको ये डेमिगॉड का स्टेटस दे रखे हैं, भगवान के बराबर मानते हैं। लेकिन बार बार रिपीटेड फेलियर होने के नाते मुनीर साहब जो है, उनका TRP काफी लो चल रहा है। नंबर 2,
जो सिविल गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट के साथ कोई टकराव जैसे ना हो। 2011 में उनका एक रेजोल्यूशन हुआ था पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी मार्शियल लॉ को आइंदा से वेलकम नहीं किया जाए। उनका है एक इंटरवेंशन क्लॉज है कि फॉर नॉर्मल सी स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, कि फौज कभी भी कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार वो इंटरवेन कर सकते हैं। वो क्लॉज को वहां पे रोका गया है 2011 में या 12 में। तो उसको रोकने के बाद ये अभी इंटरनल मैकेनिज्म इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। सो मोटे तौर पे यही कहना चाहूंगा मनोज कि बहुत बेहतरीन तरीके से साहब ने, जो पिछले साहब कर्नल साहब ने जो उन्होंने बयान दिए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया है। बिल्कुल, ये बताया कि आखिर कौन से एयरबेस है और किस एयरबेस पर हमने कितनी चोट की है, और वो एयरबेस पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण था और भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता हमने उसको नुकसान पहुंचा। इस बीच आदमपुर में प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। एयरफोर्स ने आतंक के अड्डों को टारगेट किया। 25 मिनट तक हमने सीमा पार कार्रवाई की, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। देश की सरकार ने, देश की सेनाओं ने यह बताने की कोशिश की कि आखिर हमारी सेनाओं ने किस तरीके से पिन पॉइंट ये कार्रवाई की है, लेकिन त्यागी साहब, भारतीय राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं के बयान अब आना शुरू हो चुके हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि साहब, जो मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसमें जो सावरकर जी का अखंड भारत का जो सपना था ना, उसका एक मौका मिला था, उससे हम चूक गए। देखिए, कुछ ना कुछ तो रह जाता है। वो इस हिसाब से क्यों नहीं देखते कि 1971 में करीब 5000 सिपाहियों ने शहादत दी थी और वो युद्ध जीता था, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों की पैंट उतरवा दी थी। उसके बाद में 1999 में 5000 की बजाय 500 सिपाहियों ने शहादत दी थी और कारगिल युद्ध जीत लिया था। अब इस ऑपरेशन सिंदूर में 5 सिपाहियों ने शहादत दी और इतना नुकसान पहुंचाया जितना मेन पाकिस्तान को आज तक नहीं पहुंचाया गया था। अब ऐसे में ये उनका कहना सही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ दिन और तो चलने देते ऑपरेशन सिंदूर को और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर को। ये कहने में अच्छा है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन कोई काम करने से पहले ये देखना पड़ता है कि आज की तारीख में जो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये हिंदुस्तान के अगेंस्ट नहीं हो गई हैं, ये हिंदुस्तान से जलने लगी हैं। हिंदुस्तान की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो हमारी डिफरेंट एयर डिफेंस फोर्सेस को इंटीग्रेट करने की क्षमता है, यानी कि लो एल्टीट्यूड से मीडियम से हाई एल्टीट्यूड तक के एरियल टारगेट, और फिर स्मॉल रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तक से आने वाले एरियल टारगेट, सामने से भी और ऊपर से भी, उनको जिस तरह से हमने यूएवी से और मैन पैक्ड सोल्जर से और जिस तरह से पुराने हथियारों को मॉडिफाई करके और जिस तरह से चौथी लेयर में मॉडर्न यानी कि S-400 आकाश और बराका जैसी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करके किया, पूरी दुनिया अचंभित है। इस तरकीब का जो एक दीवार बनाई पूरी उत्तर से लेके पश्चिम तक,
तो ये वेस्टर्न कंट्रीज तो हमसे जलने लगी हैं। इनको ये लगता है कि भारत का पोटेंशियल और जिस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है, यानी कि वो जो एक्सीलरेशन है, स्पीड भी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। और अमेरिका के लिए, जैसे अमेरिका के लिए इजराइल को बनाए रखना, अपनी प्रेजेंस को मिडिल ईस्ट में कायम करने के लिए जरूरी है, ऐसे ही साउथ एशिया में अमेरिका के लिए अपने बेसिस को कायम रखने के लिए पाकिस्तान जरूरी है। तो चाहे वो लिप सर्विस कुछ भी करे, लेकिन उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहेगा ही। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, वो कई कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक स्थिति। और शायद यही कारण है कि तमाम जो पश्चिमी देश हैं उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए चाहते हैं कि भारत किसी न किसी झमेले में फंस जाए और उसकी जो विकास की गति का पहिया है वो पहिया रुक जाए। और स्वाभाविक तौर पर युद्ध एक ऐसा कारण है जहां अगर कोई देश उसमें फंस जाता है तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है और कई साल तक आप पीछे चले जाते हैं। मेरे साथ मयंक साहब हैं। मयंक साहब, ये जिसका जिक्र त्यागी साहब कर रहे हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपके इमोशन और इमोशन के साथ साथ पब्लिक परसेप्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देश में आपको करनी तो राजनीति है और राजनीति ही एक ऐसा रास्ता हो जिसके ज़रिए आप सत्ता में पहुंचते हैं। पूरे देश में आपने देखा होगा कि एक उफान है और हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है कि युद्ध क्या होता है। बहुत सारे, एक बड़ी भीड़ है जिसने युद्ध देखा ही नहीं है, वो ये समझते भी नहीं है कि युद्ध में कितना नुकसान होता है, वो ये जानते ही नहीं है कि युद्ध करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है। लेकिन फिर भी पब्लिक परसेप्शन और इमोशन दोनों इस कदर हैं। एक बड़ी आबादी है, वो कह रहे हैं कि साहब इस बार लाहौर में झंडा गाड़ ही देते तो ठीक था। देखिए मनोज जी, जब देश युद्ध की स्थिति में होता है तो सशस्त्र सेना को एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि आप ये ऑपरेशन अंडरटेक करेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव ये है। जैसे बोल दिया कि आपने रसोई में जाकर पानी का ग्लास लेकर आना है। अब ऐसा है कि रसोई में जाएगा, पानी का ग्लास लेकर आएगा। इस समय आप भारतीय सेना से अपेक्षा ये कर रहे हैं कि उस पानी के ग्लास के साथ साथ बिस्किट क्यों नहीं लेकर आए, है ना। तो सोच और चाह बहुत हो सकती है, परंतु क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ऑब्जेक्टिव जो था, प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर किया था कि हमें आतंकियों को और आतंकियों के ठिकानों को और उनके आकाओं को धूल में मिलाना है। ये ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव मात्र 23 मिनट में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अचीव कर लिया। मेरे ख्याल से ये ऑपरेशन हर मिलिट्री की टेक्स्ट बुक में एक मिसाल के तौर पर आएगा, ऐसा मेरा मानना है जी। 23 मिनट के ऑपरेशन के अंदर आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज। ये है हमारी सूझबूझ और हमारा प्रिसिजन। भारतीय लोगों को, जिनको ये अपेक्षा है कि हमको ये चाहिए था, वो चाहिए था, इस बात को भली भांति समझ ले। सेना को जो आदेश मिला था 23 मिनट के अंदर पूरा कर लिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, तो हमने जो किया वो हमारा एम प्लस था। जो हमको उद्देश्य दिया गया था उससे आगे बढ़कर हमने अचीव किया। हमने उनकी एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाया, उनके स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया। जो भी हमने किया वो एम प्लस था। हमारा एम जो था वो आतंकियों और उनके ठिकानों पर हमला करने का था, जो हमने 7 तारीख को ही अचीव कर लिया। ये सबको लोगों को क्लियर होना चाहिए। बाकी एस्पिरेशन सबकी ये थी कि हमने पीओके जाकर ले लेना था। ये मैं मानता हूं कि संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। सब ये सोच बैठे थे कि इस बार अगर होगा तो आर पार की लड़ाई होगी और आप पीओजे के वापस लेकर आ जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं था, क्योंकि ये हमको आदेश, सेना को आदेश दिए ही नहीं गए थे। सेना को आदेश जो थे वो पूरे के पूरे कर लिए। जब आदेश पूरे हो गए तो फिर अच्छे एक समझदार मैच्योर कंट्री की तरह से हमने ये डिसीजन लिया। हालांकि घुटने पर पाकिस्तान आया था, गिड़गिड़ाते हुए मांगा था उसने, और हमने उसकी बात को मानकर अपनी टर्म्स पर उससे युद्ध को रोक देने की एक एग्रीमेंट किया। सीज फायर नहीं किया, एग्रीमेंट किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, रेड लाइंस जो थी, नई रेड लाइंस डिफाइन की गई। जैसे आपने बताया था कि 3 रेड लाइंस थी। पहली रेड लाइन थी कि अगर आपने कोई आतंकवादी घटना की, ऐसा दुस्साहस किया, तो आपके खिलाफ एक प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा, जो कि बहुत ही मैं कहूं तो बहुत ही
कठोर कदम उठाया जाएगा, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है वैसे दिया जाएगा। दूसरा था कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर ब्लफ नहीं चलेगा। आप बार बार धमकी देते कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, ऐसा ब्लफ नहीं चलेगा। वो आपको पता ही है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो ब्लफ जो है वी हैव कॉल्ड इट ऑफ। जो तीसरा हमारा उद्देश्य था वो हमने ये बताया है कि अब से पाकिस्तान की जो राजनीति है वो और आतंकियों के आका वो हम उनको एक ही मानेंगे। तो ये 3 रेड लाइंस जो थी बड़ी क्लियर कट डिफाइन कर दी गई हैं और हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लिया है। इस समय युद्ध को रोकने का जो निर्णय था मेरे अपने हिसाब से बिल्कुल सही था, सही समय पर लिया गया, बहुत समझदारी वाला कदम था। और मैं जो कर्नल त्यागी है उनकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं। जो सर ने बात कही वो बिल्कुल सही है, वाजिब है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी खबर यह है कि 70 देशों के फॉरेन अटैची स्टाफ को जानकारी दी गई है। डीजीएमआई ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। असल में हर एम्बेसीज में एक अटैची होते हैं, फॉरेन अटैची होते हैं और उनको सूचना देने के मतलब है कि उनकी सरकारों तक वो सूचना पहुंच जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत सरकार ने आखिर क्या किया, क्या नहीं किया। भारत हर बार इसी बात का जिक्र कर रहा है कि भारत का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि किसी देश के सैन्य प्रतिष्ठान या वहां की जनता पर कोई भी हमला किया जाए या कोई नुकसान पहुंचाया जाए। भारत का मकसद सिर्फ इतना था। भारत सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। Led to this ceasefire. What was India's view on that, on mediation, and what did India convey to these countries? Okay, Jessica. Hi sir, this is Jessica Taneja for DD India. Now that both sides have agreed for stoppage of firing and military action, what will happen to the Indus Water Treaty? Because Pakistan has said that stopping of water will be considered as an act of war. What are your views on this? Kadambini. कादम्बरी शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है कि उन्होंने सीज फायर जो हुआ है वो उन्होंने ट्रेड का हवाला देकर कराया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ट्रेड को लेकर कोई बात हुई है इस संदर्भ में? सिद्धांत। Hi sir, I am Siddhant from CNN News 18. Sir, any reaction to a statement which came from Pakistan's Foreign Ministry on Prime Minister Modi's speech at from Frontline Adapur Air Base? Okay, let me take these questions and then we'll come back for more. So Siddhant, regarding your question, as you are aware, we have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. As you are aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. और people like Manish, आपके लिए मैं हिंदी में रूपांतर कर दे रहा हूं। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। Siddhant, you had another question regarding ceasefire and what sort of role other countries played, etc. See, the specific date, time and wording of the understanding was worked out between the DGMOs of the two countries at their phone call on 10th May 2025, commencing at 15:35 hours. The Foreign Secretary had made a statement in this regard, as you would be aware. The request for this call was received by MEA from the Pakistani High Commission at 12:37 hours. The Pakistani side had initial difficulties connecting the hotline due to connecting to the Indian side due to technical difficulties.
The timing was then decided based on the availability of the Indian DGMO at 15:35 hours. You will of course appreciate that early on 10th morning, we had mounted an extremely effective attack on key Pakistani Air Force bases. That was the reason they were now willing to stop firing and military action. Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. As regards conversations with other nations, the message from India was clear and consistent, and exactly the same message that we were conveying from public platforms was the one conveyed in private conversations. It was that India was responding to the 22nd April terrorist attack by targeting the terrorist infrastructure. However, if the Pakistani armed forces fire, Indian armed forces will fire back. If Pakistan stops, India will also stop. This was also the message that was conveyed to the Pakistani side at the time of the commencement of Operation Sindoor, which was not heeded to by the Pakistani side at that time. It is natural that many foreign leaders who heard this from us would have shared it with their Pakistani interlocutors. Jessica, you had a question on IWT. The other day you saw that after the CCS decision, this Indus Water Treaty has been put in abeyance. I would also like to take you back a little. The IWT, the Indus Water Treaty, was concluded in the spirit of goodwill and friendship as specified in the preamble of the treaty. However, Pakistan has held these principles in abeyance by its promotion of cross-border terrorism for several decades now. Now, as per CCS decision that I referred to of 23rd April, India will keep the treaty in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. Please also note that climate change, demographic shifts, and technological changes have created new realities on ground as well. Kandini, you had a question regarding trade matters. From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May, till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. Siddhant, you had a question on the latest statement issued by the Pakistan Foreign Office. We have seen the statement made by the Pakistani side that a nation which has nurtured terrorism on an industrial scale should think that it can escape the consequences is fooling itself. The terrorist infrastructure sites that India destroyed were responsible not only for the deaths of Indians, but of many other innocents around the world. There is now a new normal. The sooner Pakistan gets it, the better it is. Shall we take more questions? Aditya? Mr. Jaiswal, I have two quick questions. One, that some of the Indian diplomats who have given interviews abroad have said that India has electronic intercepts and gathered intelligence linking to Pahalgam attackers to the handlers, and they have been planning more attacks. So have you given any kind of this evidence to the foreign attaches and diplomats that were briefed today, and in the context of ambassadors also that were briefed earlier? And yeah, that's about it. Megha?
Good evening, sir. Megha from Newsax. My question is that India, it's being reported, is going to be sending a team to the UNSC 1267 Sanctions Committee. The meeting is going to be held later in the week, and the purpose for it is to declare the TRF as a globally designated terrorist organization. If you could shed more light into this. Okay. Rishabh. Spokesperson, good evening. Rishabh from Times. Now, I have just two questions here. Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar has given an interview to CNN, and where he has claimed success and suggested that India was keen to have the ceasefire. Your comments on that? Also, there are a lot of buzz on social media as well as in various international media about nuclear leakage in Pakistan. Can you shed some light on that as well? Manas. This is Manas from PTI. US President Donald Trump, again, he claimed yesterday that he stopped a nuclear conflict between India and Pakistan. And, he stopped escalation and saved millions of lives through, by reaching out to both capitals. He even said that, in fact, he pressured India and Pakistan to just come forward for the cessation of hostilities, saying that if you don't do, then I will stop trade with both the countries. So can you please clarify whether he just reached out to us and asked us to stop? You have been maintaining that, in fact, the resolution was arrived at by two DGMOs, but have you just protested at the US side for making these claims, which we consider are baseless? Okay, let me take these questions. First, Aditya, your question. We have had several rounds of briefings, and in these briefings, we have also shared with you the kind of linkage we see between the perpetrators of the attack of Pahalgam, in particular the Resistance Front. Foreign Secretary in his statement also made very clear the kind of evidence that we see. And investigation is going on in this particular matter. You would have seen that TRF had taken responsibility, and then second day, twice they had taken responsibility, and thereafter, possibly at the behest of their handlers, they rolled it back. But TRF is one organization which is a front of the Lashkar-e-Taiba, and you would understand and perhaps be in the knowledge of it that we have been pursuing listing of TRF in the United Nations, by the United Nations Security Council, by the Sanctions Committee, UNSC 1267 Sanctions Committee. I'm not privy to what was shared 2 hours back, but for sure we'll update you on as to how the investigation progresses in this matter. Megha, on UNSC 1267 Sanctions Committee, yes, over the last 2 years or so, 23, 24, we have been sharing information with the United Nations Security Council, the monitoring team of the Sanctions Committee, as to why the terrorist TRF, which is the front for Lashkar-e-Taiba, should be listed as a terrorist entity. We will be also, in few days' time, we will be sharing more details in this regard, and hopefully Security Council 1267 monitoring team will take strong note of what we present, what we file, and take due action against that is required.